एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट पार्ट में हमने देखा था हेरिडिटी और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इवोल्यूशन। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन, कि सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है कि बेबी मेल होगा या फीमेल होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन होता है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उनके अंदर कैसा जेनेटिक मटेरियल है ये डिसाइड करता है कि वो बेबी होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो हम देखते हैं डिफरेंट एनिमल्स है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एन्यूमरस फैक्टर होता है, वो वेरी करता है स्पीसीज़ टू स्पीसीज़। तो हम अभी किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन के सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो ह्यूमन में सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, इसका बेसिस क्या होता है? इसका बेसिस होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बाई क्रोमोसोम। हमने देखा था ह्यूमन में कितने सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के? 23 पेयर्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 सेट जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं और एक क्या होता है, सेक्स डिटरमाइनिंग होता है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो उसमें अगर एक सेक्स है तो वो फीमेल होगी, और वो अगर एक्स और वाई है तो वो मेल चाइल्ड होगा। इस तरह से ह्यूमन में सेक्स डिटरमाइन होता है। तो ये कैसे होगा? हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ओवा और स्पर्म का होता है, जिसमें ओवा का हमेशा क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि फीमेल के पास क्या है, सिर्फ एक्स ही है। तो ओवा में एक्स प्रेजेंट होता है और स्पर्म में या तो एक्स होगा या तो वाई होगा। अगर वो एक्स आके ओवा से फर्टिलाइज किया तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल। अगर बाई आकर फर्टिलाइज किया तो क्या होगा, एक्स वाई मतलब मेल। तो इसमें क्या हमने देखा, एन ओवम अपॉन फ्यूजन विथ बाई कंटेनिंग स्पर्म, स्पर्म में जो बाई है वो अगर ओवा से फर्टिलाइज करता है, फ्यूज़ करता है, तो क्या होगा, एक मेल चाइल्ड होगा। और अगर एक्स फ्यूज़ होता है तो क्या होगा, एक फीमेल चाइल्ड। फिगर से हम अच्छे से समझ सकते हैं। फीमेल में क्या होगा, हमेशा फीमेल अगर गैमेट प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें कौन सा होगा, हमेशा एक्स होगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक्स और एक्स ही है। और मेल में क्या है, एक्स भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या हो सकता है, बाई भी हो सकता है। तो हमने देखा फीमेल में सिर्फ एक्स है और इसमें एक्स और बाई है। तो अगर एक्स से एक्स फर्टिलाइज हुआ, ये एक्स था हमारा और फीमेल के पास एक्स था, तो एक्स से एक्स फर्टिलाइज हुआ तो कौन सा ऑफस्प्रिंग होगा, फीमेल ऑफस्प्रिंग। और यदि ये बाई से होता है तो क्या होगा, मेल ऑफस्प्रिंग। तो एक्स वाई क्या प्रोड्यूस करता है, मेल, और एक्स एक्स फीमेल। इस तरह से ह्यूमन में सेक्स डिटरमाइन होता है। अब हम देखेंगे स्पेशिएशन। ये क्या होता है? ये एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसमें एक न्यू स्पीसीज़ इवॉल्व करता है, फॉर्म करता है। कहाँ से? जो ओल्ड स्पीसीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो यहाँ पे अर्थ पे ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग स्पीसीज़ है, अगर उसी से एक न्यू स्पीसीज़ फॉर्म कर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेशिएशन कहते हैं। इसके लिए कुछ फैक्टर होंगे, जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन। तो हमने हेरिडिटी में एक बार देखा था कि क्या होता था, कहीं पे एडवर्स कंडीशन आ गया, अगर वो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे खुद को अडॉप्ट कर पाता है तो वो सरवाइव कर पाता है, मतलब सर्वाइवल ऑफ फीटस हो जाता है। तो वहाँ पे वो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा हो सकता है वो एटमॉस्फेयर उसको फेवर करे, इन्वायरमेंट उसे फेवर करे कि तुम यहाँ पे रह सकते हो, और किसी स्पीसीज़ को वो एलिमिनेट कर दे। या फिर हो सकता है कोई स्पीसीज़ यहाँ से आइसोलेट कर जाए, माइग्रेट कर जाए और कहीं किसी दूर आइलैंड पे जाके रह जाए। तो हो सकता है फैक्टर वहाँ फेवरेबल हो, लेकिन
धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, इसलिए वहाँ यहाँ की स्पीसीज़ भी एक बर्ड की है, सपोज़ कि वो बर्ड था और दूसरे जगह वो गया वहाँ भी था, लेकिन इन्वायरमेंट से थोड़े चेंजेस उसमें आ जाएंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, एक न्यू स्पीसीज़ फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह से स्पेशिएशन होता है। स्पेशिएशन से क्या होता है, डाइवर्सिटी फॉर्म होता है, और डाइवर्सिटी अल्टीमेटम इवोल्यूशन करवाता है। तो हमने क्या देखा कि स्पेशिएशन एक बेस है इवोल्यूशन के लिए। अब इसके आगे हम देखते हैं कि इवोल्यूशन में सबसे मेन रोल किनका था, फादर ऑफ एवोल्यूशन किनको कहा जाता है, तो ये चार्ल्स डार्विन है, जिन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। ये एक नेचुरलिस्ट थे और बायोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने क्या किया था, अपने जीवन का बहुत टाइम दिया है इवोल्यूशन को फाइंड आउट करने में। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, 5 ईयर वो कहाँ गए थे, 5 ईयर वो HMS विगेल नाम का शिप था, वहाँ से वो गलपैगो आइलैंड गए थे और वहाँ पे ही इन्होंने ये सब थ्योरी धीरे धीरे फाइंड आउट किया कि क्या चल रहा है, कहाँ कैसे ये इवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा है। तो उन्होंने एक बुक लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसी में इन्होंने ये सारी बातों को डिटेल में लिखा है। तो इनके बुक का नाम हुआ दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और ये क्या है, मोस्टली किस पे बेस्ड था, नेचुरल सिलेक्शन पे। जो चार्ल्स डार्विन का बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें जो थ्योरी है उसका बेस क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। तो फादर ऑफ एवोल्यूशन किन्हें कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को। अब इसके बाद हम देखेंगे इवोल्यूशन एक्चुअली है क्या। तो ये नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है जो कि बहुत स्लो है, बहुत स्लो। ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर या बोले तो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर लेता है एक स्पीसीज़ को दूसरे स्पीसीज़ में इवॉल्व करने में। और ये एक नेचुरली अकरिंग है, स्लो है, और साथ में ये कंटिन्यूअस है, हमेशा ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। साथ ही ये इरिवर्सिबल है, ऐसा नहीं है कि एक स्पीसीज़ इवॉल्व करके नया स्पीसीज़ बन गया या फिर थोड़ा इवोल्यूशन हुआ तो हम सोचेंगे कि अरे फिर 50 साल के बाद हम इसे वापस इसके पिछले फॉर्म में ले आए, तो ऐसा नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। द ग्रेजुअल चेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म, मतलब जो पहले है उससे थोड़े थोड़े चेंजेस करके एक नई लाइफ फॉर्म के तरफ जाना, और इसे हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो हमने देखा इवोल्यूशन क्या है, तो एक स्लो प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस भी है और इरिवर्सिबल भी है, और ये नेचुरली अकरिंग है। अब ऐसा हुआ होगा, ऐसा हम कैसे मान सकते हैं, ये तो बहुत टाइम लेता है ना, इवोल्यूशन थाउजेंड्स ऑफ ईयर मिलियंस ऑफ ईयर ले रहा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हुआ भी होगा, ये बस हमने इमेजिन कर लिया। तो इसके लिए कुछ एविडेंसेस फाइंड आउट किए गए हैं, जिसमें से एक एविडेंस फॉसिल्स है। फॉसिल्स तो आपने सुना ही होगा। तो ये मेन पार्ट है एक एविडेंस के रूप में। देयर आर प्लेंटी ऑफ पीसेस ऑफ एविडेंसेस टू सपोर्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें से कि फॉसिल सबसे बड़ा है। फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट एनिमल और प्लांट, मतलब जो बहुत साल पहले मर गए थे और वो धरती के अंदर दब गए थे, तो वो नीचे में क्या फॉर्म कर लेते हैं, फॉसिल्स फॉर्म कर लेते हैं। और यही फॉसिल जो है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझने में बाद में साइंटिस्ट को हेल्प कर। अभी तक वो जो भी स्पीसीज़ है, अभी कभी फॉसिल फाइंड आउट होता है तो साइंटिस्ट कैसे जान पाते हैं कि ये किस स्पीसीज़ का होगा, या फिर ये अभी के स्पीसीज़ से मिलता जुलता है या बहुत पुराना फॉसिल है। तो ये सारा वो स्टडी करते हैं कार्बन डेटिंग से।
तो कार्बन डेटिंग से वो फॉसिल्स का स्टडी करके सारे तथ्यों का पता लगाते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वो सारा समझते हैं। तो फॉसिल्स के एग्जांपल में हम देख सकते हैं इस कुछ पिक्चर्स में कि ये सारे फॉसिल्स जो ये सारे पिक्चर में जो है वो फॉसिल्स हैं और वो किस तरह के दिखते हैं। ये फॉसिल जो है वो ट्री ट्रंक का है, ये एक इनवर्टिब्रेट का फॉसिल है जिसे एमनाइट कहते हैं, ये ट्राइलोबाइट का है, ये डायनासोरस के एक स्पीसीज़ का है जिसे राइजोसॉरस कहते हैं। फिर ये फिश का एक है फॉसिल जो डिफरेंट टाइम में साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है। और इसके अलावा बहुत सारे फॉसिल्स हैं जो साइंटिस्ट को मिले हैं। ये फॉसिल फॉर्म कैसे होता है? जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो वो मड में या सिल्ट में कहीं वो दब जाते हैं। तो क्या होता है, उनके बॉडी का जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है, जैसे कि ह्यूमन में हम देखें तो मसल्स जो है वो धीरे धीरे डिके हो जाते हैं। तो बचता क्या है, सिर्फ बोन्स बच जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल्स होते हैं, वो सेल्स रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, ओवर टाइम सेडिमेंट्स बिल्ड ओवर इट, उस पर सेडिमेंट बनता है एंड हार्डेंड इनटू रॉक, और वो एक रॉक के फॉर्म में बन जाता है। एज द बोन डीके मिनरल सीप इन द रिप्लेस द कंटेंट सेल बाई सेल, और ऐसे ही वो क्या करता है, धीरे धीरे बोन भी डिके हुआ तो वो मिनरल जाके वहाँ पे उसमें रिप्लेस करते हैं सेल को, और इस प्रोसेस को पेट्रिफिकेशन कहते हैं। फिर फाइनली क्या होता है, इफ़ बोन कम्प्लीटली डीके, पूरी तरह से बोन ख़त्म हो गया, इट लीव्स बिहाइंड द कास्ट ऑफ द एनिमल, वो एक छाप की तरह छोड़ जाता है, वो ऑर्गेनिज्म का एक आउटर स्ट्रक्चर बोन में बना देता है। धीरे धीरे वो जब पूरा बोन भी जो है वो डिके कर गया तो वो एक छाप के तरह, एक कास्ट के तरह वो रॉक में छोड़ जाता है। इससे पता लगा लेते हैं कि इसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है इवोल्यूशन में, देखा जाता है कौन सा स्पीसीज़ किससे रिलेटेड है, इसके एंसिस्टर कौन होंगे, या फिर ये पहले किस स्पीसीज़ के साथ मिलता जुलता था और अचानक से ये डिफरेंट हो गया है, या फिर ये इसका इवोल्यूशन पैटर्न किसी दूसरे स्पीसीज़ से डिफरेंट था। तो इसके लिए रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ हमारे पास एविडेंस है, जिसमें हम देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, एनालोगस ऑर्गन्स हैं, तो हम उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ये होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? इन जो होमोलोगस ऑर्गन है उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है, लेकिन इनका फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। होमोलोगस में क्या होता है कि सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, दो स्पीसीज़ हैं तो उनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर होगा किसी ऑर्गन का, और लेकिन जब हम देखेंगे उनके फंक्शन को, स्ट्रक्चर सेम होते हुए भी फंक्शन डिफरेंट होगा। तो क्या होगा, एग्जाम्पल में हम देखते हैं विंग्स ऑफ बर्ड एंड फोर लिम्स ऑफ मैमल। जो बर्ड्स हैं उनके विंग्स को हम देखेंगे और फोर लिम्स ऑफ मैमल को हम देखेंगे, जैसे कि हमारा फोर लिम्स है, हमारे हाथ जो है। तो दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर दिखेगा, लेकिन फंक्शन हम जब देखेंगे तो बर्ड्स क्या करते हैं, उसे फ्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ, फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर उनका भी वैसा ही होता है जैसे हमारा होता है। हम आगे पिक्चर में देखेंगे, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अ टेंड्रिल ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट में देखा होगा टेंड्रिल्स होते हैं, और स्पाइन देखेंगे बारबेरी प्लांट का। तो दोनों में क्या होता है, ये दोनों मॉडिफाइड लीफ है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। टेंड्रिल यूज़ होता है
वो क्लाइंबर को आगे ले जाएगा, लेकिन स्पाइन जो है वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, बारबेरी प्लांट को। तो हम फिगर में देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन का। जो पहला पिक्चर है वो फ्रॉग का है, दूसरा लिजर्ड का है, तीसरा बर्ड का है और चौथा ह्यूमन का है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये बोन सारे में ऐसा ही दिख रहा है हमें। फिर उसके बाद हम देखेंगे ऐसे ये स्ट्रक्चर भी सारे में सेम है, फिर सारे में फिंगर टाइप का स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या देखा कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, लेकिन जब हम फंक्शन पे आते हैं तो बर्ड का फोरलिम्ब किस चीज़ में यूज़ होता है, वो बर्ड का जो फोरलिम्ब है वो विंग्स में मॉडिफाइड हो गया है और वो फ्लाइट में यूज़ आते हैं, और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। तो ये एक पैटर्न में हमने देखा कि वो होमोलोगस ऑर्गन्स है, तो मतलब कि बर्ड्स के भी फोरलिम्ब वहीं से आए हैं और उनका पैटर्न भी सारे मैमल्स जैसा ही है, और फ्रॉग का, लिजर्ड का सारा ये होमोलोगस ऑर्गन है। अब हम चलेंगे एनालोगस ऑर्गन पे। ये क्या होते हैं, इनका एक्चुअली में फंक्शन सिमिलर होता है लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता है, और ये ओरिजिन में भी सेम होते हैं। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट। ये क्या होते हैं, सारे उड़ने में यूज़ होते हैं, लेकिन जब हम सारे के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये डिफरेंट होते हैं। विंग्स ऑफ बैट या बर्ड का हम देखेंगे विंग्स ऑफ इंसेक्ट से, तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट जो है वो मेम्ब्रेनस होता है, और हमने अभी देखा कैसे होते हैं विंग्स ऑफ बैट या फिर बर्ड, हमने देखा कि उसका स्ट्रक्चर हमारे फोरलिम्ब जैसे होते हैं। तो दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दोनों का काम क्या है, उड़ना। तो ये कैसे ऑर्गन कहलाएंगे, एनालॉगस ऑर्गन। लीव्स ऑफ ओपनशिया एंड पीपल, इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं कि दोनों के फंक्शन तो सेम है, बोथ परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन लीव्स ऑफ ओपनशिया जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, एक्चुअली वो लीव है ही नहीं, जबकि पीपल लीव जो है वो नॉर्मल लीव है। तो हमने देखा कि एनालॉगस ऑर्गन्स का फंक्शन सिमिलर होता है, फंक्शन सिमिलर होता है एनालॉगस का, और स्ट्रक्चर सिमिलर होता है होमोलॉगस का। अब हम आगे देखते हैं इस पिक्चर में कि ये बैट का और ये बर्ड का है एनालॉगस ऑर्गन हम देखेंगे। तो इसमें हमने देखा बैट में थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे, इसमें कैसा होता है, ये यहाँ तक स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन बैट में और बर्ड्स में, इसमें हम देखेंगे हमारे पास कितने उंगलियां हैं, 5 है, 5 फिंगर से 1 2 3 4 5। बैट के पास भी वैसा ही है, लेकिन बर्ड्स के पास ये थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं। तो हमने देखा इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन फंक्शन सेम है। फिर हम देखेंगे इवोल्यूशन बाय स्टेज। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी जो इवोल्यूशन है वो सडन नहीं होता है, ये कोई सडन चेंज नहीं है, ये कंटिन्यूअस चेंज है, ये स्लो प्रोसेस है, ये एक रात में नहीं हो सकता है, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये सेवरल स्टेजेस में होते हैं। हो सकता है कि हम एक लाइफ में देख भी ना पाएँ, या फिर एक सेंचुरी में भी उस इवोल्यूशन को हम देख ना पाएँ। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ डू नॉट इवॉल्व सडनली बट इवॉल्व बिट बाय बिट। अब धीरे 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 दे हैव लिमिटेड यूज़ एट सर्टेन स्टेजेस। पहले थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लें हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स हमारे बॉडी में सुना ही होगा कि किसी काम का नहीं है, बट ये पहले हमारे जो एंसेस्टर है उनमें ये काम करता था। तो ये हमारे में फिर आगे जाके क्या होगा, इवोल्यूशन जब होगा तो अपेंडिक्स हमारे पास नहीं होगा। पॉसिबिलिटी तो ऐसी ही है कि अभी वो फंक्शन सिर्फ करना बंद कर दिया, आगे जाके वो ऑर्गन ही नहीं होगा। कभी कभी सुना होगा कि छोटे बच्चे में
पूँछ आ जाती है। ऐसा बहुत रेयरली होता है बट ये होता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स में पूँछ थे, तो यही कभी कभी हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पहले से ये धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं, और जहाँ पे वो अडेप्ट नहीं कर पाता है तो कभी कभी ये पिछले कुछ स्ट्रक्चर को कहीं कहीं शो कर देते हैं। जैसे हमारे दांत में भी है कि पहले इंसिजर्स बहुत बड़े होते थे, अब थोड़े से उतने शार्प नहीं होते हैं। तो ये इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो स्टेजेस में होता है, बहुत ग्रेजुअल है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये ओवर 100,000 मिलियंस ऑफ ईयर होता है। जैसे कि ये एग्जांपल एक बाइल्ड कैबेज का है। तो इसमें पहले एक बाइल्ड कैबेज हुआ करता था, सिर्फ धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन होते गए और डिफरेंट टाइप ऑफ कैबेज उससे इवॉल्व किए। जैसे हम देख सकते हैं काले, रेड कैबेज, कैबेज ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कोलबरी। तो ये सारे डिफरेंट हैं बाइल्ड कैबेज के न्यू स्पीसीज। एक तरह से हम बोले तो सारे बाइल्ड कैबेज से इवॉल्व होके बने हैं, लेकिन उनका एंसेस्टर सिर्फ एक ही था। अब हम आते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में। ह्यूमन इवोल्यूशन में हम देखेंगे कि क्या होता है। पहले जो ह्यूमन पाए जाते थे, ऐसा माना जाता है कि जो ट्रेसेस मिले हैं वो अफ्रीका में मिले हैं। तो हम इन्हीं के बारे में देखेंगे, कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ह्यूमंस किससे बिलोंग करते हैं? प्राइमेट फैमिली। प्राइमेट में और क्या आते हैं? मंकीज़ आते हैं। तो हम प्राइमेट फैमिली से बिलोंग करते हैं ह्यूमंस जो है। वेरी क्लोज जेनेटिक कनेक्शन टू चिम्प्स एंड अदर प्राइमेट्स। मतलब हम चिंपैंजी, मंकीज़, हमारा जब जेनेटिक कंपोजिशन देखा जाता है तो हम बहुत ज़्यादा हद तक हमारा कंपोजिशन किन से मिलता है? चिंपैंजीज़ या फिर मंकीज़ जो प्राइमेट्स हैं उनसे हमारा कंपोजिशन ज़्यादा मिलता है। ओरंगुटान, ये सबसे हमारा कंपोजिशन ज़्यादा मिलता है, जेनेटिक कंपोजिशन। वाइल द कंप्लीट इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ ह्यूमन फ्रॉम प्राइमेट्स इज स्टिल अ मिस्ट्री। ये पूरी तरह से अभी पता नहीं चल पाया कि ये एक्चुअली कैसे हुआ था। ये कुछ पिक्चर्स हमारे सामने आया है और लार्ज पिक्चर है, लेकिन जो एक बेस ढांचा जो हम बोले वो साइंटिस्ट ने सोचा है, एविडेंसेस के तौर पे उसे इस्टेब्लिश किया है कि हाँ ह्यूमन ऐसे इवॉल्व किए होंगे। तो कुछ यहाँ पे एंसेस्टर्स के नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले माना जाता है ड्रायोपिथिकस, सबसे जो पुराने, मतलब जहाँ से स्टडी करना हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो पुराने एंसेस्टर हैं उन्हें ड्रायोपिथिकस कहा गया। उनके बाद जो इवॉल्व होकर आए वो रामापिथिकस थे, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथिकस आए, फिर उसके बाद वो थोड़े सीधे से खड़े होने लगे तो उन्हें होमो इरेक्टस कहा गया। फिर होमो सेपियंस नीदरलैंडेंसिस आए, और उसके बाद क्रो-मैग्नन मैन आए, और फाइनली जो हम अभी हैं होमो सेपियंस। तो इस तरह से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। ये सीक्वेंस है कैसे ह्यूमन इवॉल्व किए। ह्यूमन इवोल्यूशन ट्रेसेस बैक टू अफ्रीका, मतलब अफ्रीका में सबसे पहले इसके ट्रेसेस पाए गए थे, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ये माइग्रेट किए, और अभी हम देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में होमो सैपियंस पाए जाते हैं। तो इस तरह से हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ख़त्म हुआ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।